नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ एक नए गेस्ट है और नए गेस्ट बहुत डिस्टिंग्विश्ड है। ये पेशे से डॉक्टर है और दिल्ली आईआईएम से इन्होंने मेडिकल का अभ्यास किया है। हाल यूएस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इज प्रैक्टिसिंग इन यूएस। इज अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन एंड साइकियाट्रिस्ट। मगर उससे भी ज्यादा इनकी पहचान मैं आपको करवाऊं तो he has a real passion in the fields of strategic studies and international relations, and he talks with authority on that. Along with that, he's a founder president of Council of Strategic Affairs, a US based think tank. तो आप समझ सकते हैं कितनी गहराई तक विषयों में वो जाते होते हैं। हम इनसे बात करेंगे आज डॉक्टर आदित्यन जी से। मगर उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि ये इंटरनेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स और रिलीजियस फ्रीडम के भी प्रेसिडेंट है। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं, आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, वी आर गोइंग टू टॉक ऑन जियोपॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। आजकल क्या हो रहा है, भारत की स्थिति क्या है, वेयर डज भारत स्टैंड ऑन दैट। ये सब की बातें तो हम करेंगे, मगर शुरुआत जो मैं करने वाला हूं ना, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से काफी लोगों को यह पता नहीं होगा कि रिसेंटली एवरी वन ऑफ अस नो दैट चाइनीज प्रीमियर शी जिनपिंग वाज इन यूएसए। उन्होंने दौरा किया, मगर दौरे का आउटकम क्या हुआ, वो क्यों गए थे वहां पर, वो बहुत से लोगों को नहीं पता है। अभी रिसेंटली एक दो दिन में मीडिया में बाहर आया है कि ही हैड आस्क्ड फॉर 800 मिलियन फ्रॉम यूएस। एक तरफ यूएस बात कर रहा है डीकपलिंग की, चीन से अपना बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का हटाने की, और दूसरी तरफ जी ये डिमांड लेके जाते हैं। हाउ डू यू लुक एट इट डॉक्टर आदित्य जी, और साथ में इसका ताल्लुक भारत से कैसे होगा, ये जानना है। नमस्कार हिमांशु जी, सबसे पहले धन्यवाद अपने मंच पे मुझे निमंत्रण देने के लिए। जो चाइना के राष्ट्रपति हैं और कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं शी जिनपिंग, वो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में एक बहुपक्षीय संस्थान की सम्मेलन में गए थे। उसको एपैक बोलते हैं, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भारत का कोई हिस्सा नहीं है। भारत को इसकी सदस्यता नहीं दी गई थी और कई वर्षों पहले भारत ने ऐसा इनिशिएटिव लिया था कि भारत को सदस्यता मिले, लेकिन ये जो संस्थान है इसमें भारत को सदस्यता देने के लिए कोई सामंजस्य नहीं बना। और उसमें तीन चार कारण हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आसियान बोलते हैं। तो इकोनॉमिक या आर्थिक क्षेत्र में भारत के प्रति इनका रुझाव ठीक नहीं है और ये भारत को उसकी सदस्यता नहीं देने चाहते थे। तो कभी भारत को सदस्यता मिली नहीं, तो भारत के हिसाब से ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण सम्मेलन नहीं था। मैं ये पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में एक निमंत्रण दिया था कि आप आइए सैन फ्रांसिस्को। मोदी जी नहीं गए और उसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। जब आपके पास कोई वहां पे ऐसा कोई रोल नहीं है, कोई किरदार नहीं है, तो आप क्यों जाएंगे। तो उन्होंने अपने मंत्री को भेजा, पीयूष गोयल को। आपेक की मीटिंग से पहले अमेरिका और चीन में जो राजनैतिक या कूटनैतिक बातचीत थी वो रद्द हो गई थी अगस्त 2022 से। अगस्त 2022 में अमेरिका की जो कांग्रेस है उसकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने एक दौरा किया था ताइवान का।
तो उससे चीन को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सारे अपने जो संबंध थे, जितनी भी बायलैटरल विजिट्स थी वो सारी बंद कर दी थी। अमेरिका के जो विदेश मंत्री थे उन्हें एक बार चीन जाना था, वो जो यात्रा थी वो भी रद्द कर दी गई क्योंकि अमेरिका ने चाइना का एक बैलून गिरा दिया था। तो चाइना में काफी गुस्सा था और दोनों राष्ट्र इस बात के लिए तत्पर थे कि किसी तरह से बातचीत शुरू की जाए, जिसमें चीन ये चाहता था कि उसका कोई अपमान ना हो कि चीन एक कमजोर देश है। तो उन्होंने अपनी सारी जो शर्तें हैं वो सामने रखी सबके साथ। पहली शर्त ये थी कि अगर शी जिनपिंग जाएंगे सैन फ्रांसिस्को में, और उन्हें जाना था क्योंकि वो हमेशा चाइनीज जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने हमेशा एपेक की जो सम्मेलन है वहाँ हमेशा अपना प्रेजेंस दिखाया, क्योंकि अमेरिका के बाद वही एक दूसरी इकोनॉमी है जो बहुत ही नंबर 2 स्थान पर हैं। तो सबसे पहले यही कहा गया कि जो इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कहते हैं सेट असाइड और ऑन द साइड मीटिंग, तो वो होगी तो वो आपेक के सभागार में नहीं होगी, अलग होगी। तो सैन फ्रांसिस्को से करीब 25 मील दूर एक जगह है वुडसाइड इन कैलिफोर्निया, वहां पे एक भव्य इमारत है जिसको फिलोली एस्टेट करके बोलते हैं। तो फिलोली एस्टेट में वहां पे सारे प्रबंध किए गए इस बायलैटरल मीटिंग के लिए। चीन का रुख ये था कि इसको में दिखाया जाए कि चीन एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्र है, अमेरिका उनका आतिथ्य कर रहा है, सत्कार कर रहा है। इसको जो समिट लेवल मीटिंग बोला जाता है, शिखर वार्ता, उसका स्टेटस दिया जाए। और ये 4 घंटे चली। इसमें ठीक है, दोनों राष्ट्रों के जो प्रतिनिधि मंडल थे सामने एक साथ एक बैठे। अमेरिका की तरफ से 3 महत्वपूर्ण बातें थी। एक तो था फेंटनिल के जो एक्सपोर्ट होता है चीन से, ड्रग, ये है बहुत ही खराब ड्रग है, ओपिएट कैटेगरी की है। तो उससे काफी अमरीकी नागरिक मर रहे हैं उसका ओवरडोज लेने की वजह से। चीन ने पहले भी ऐसे समझौते किए हैं कि इसका एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा अमेरिका को, लेकिन फिर भी करता रहा है। हाँ जी, फिर भी करता रहा है। वो कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकाल लेते हैं कि फेंटनिल भेजने के बजाय वो उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स भेज देते हैं। तो आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फेंटनिल नहीं एक्सपोर्ट कर रहे। दर्शक तो मित्रों अभी बराबर सुनना, ये डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट and it's pertinent for the developing countries like India also, which is going to be, we aspire to be a big power. This is what we need to understand. Basically, China is doing the opium trade in reverse. China during British colonialism was the victim of opium trade and opium import into China, which British did, and China is doing exactly the same against the hyper power or the reigning superpower कि आप फेंटनिल का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से अमेरिका में लोग मरते जा रहे हैं ओवरडोज से। इस साल 1 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं ओपियोइड ओवरडोज में, और उसमें सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो फेंटनिल होता है। तो अमेरिका उस बात पे बातचीत करना चाहता था, तो उन्होंने एक वादा किया है, एक वचन दिया है कि वो जो फेंटनिल के कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसको एक्सपोर्ट नहीं करेंगे अब। तो उसमें बातचीत पहले भी चल रही थी पहले, लेकिन चाइना के जो वादे होते हैं, जो कमिटमेंट्स होते हैं, वो किसी काम के नहीं होते। वो कह देते हैं लेकिन करते नहीं। तो एक बात ये थी। दूसरा बात ये थी कि चाइना ने अमेरिका के साथ सारे के सारे मिलिट्री कम्युनिकेशन थे, जो आदान प्रदान हॉटलाइन होती है मिलिट्री कमांडर्स में, वो सब रद्द कर दिए थे। और चीन और अमेरिका में काफी गर्मजोशी चल रही है, वो चाहे साउथ चाइना सी में हो या जापान सी में हो। उनके जो नेवल एसेट्स हैं उसमें
चीन के जो शिप्स हैं वो अमेरिकी शिप्स के बहुत ही पास आ जाते हैं, क्लोज कॉल हो जाती है, और जो उनके नेवल प्लेन्स हैं या एयरफोर्स के प्लेन्स हैं उसके पास काफी आ जाते हैं। तो उसमें खतरा हो सकता है कि दोनों में डायरेक्ट कॉम्बैट हो जाए और जाने जाएं। तो वो बंद करना चाहते थे। अमेरिका डायरेक्ट चाइनीज कमांडर से बातचीत करना चाहता था और चीन ये परमिशन नहीं दे रहा था। तो ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात जिसको कहते हैं हिंदी में कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। चाइना एज ए कंट्री इज वेरी स्ट्रांग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये बात सबको जानकारी नहीं है, सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि चाइना इज डेवलपिंग रोबोटिक सोल्जर्स यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अमेरिका को इससे परेशानी है, तो अमेरिका चीन के साथ कुछ ऐसे समझौते करना चाहता है जिसमें कि कुछ उस पर रोक टोक लगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मिसयूज हो सकता है उस पर रोक टोक लगे। तो अमेरिका के ये 3 उद्देश्य थे। एटलीस्ट दोनों राष्ट्रों में बातचीत हुई, चाइना ने कुछ वादे किए, कुछ कमिटमेंट्स किए, कुछ वचन दिए या कुछ समझौते किए, लेकिन वो कैसे कार्यान्वित होते हैं ये तो हमें सब पता है। चाइना क्या करता है, पेपर पे आप कुछ भी लिख दें, लेकिन जो करते हैं आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये बात सबसे ज्यादा चीन के ऊपर लागू होती है। डॉक्टर साहब, मैं बीच में एक छोटा सा इंटरप्शन करना चाहूंगा। हाँ जी। वी कैन एक तो बात यह है कि ये जो मैंने पहले पूछा कि चाइनीज डिमांडेड, दे वांटेड सम मनी इन इट फ्रॉम यूएसए, नंबर 1। नंबर 2, जब चाइनीज प्रीमियर ने वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में बैठ के एक बड़ी मीटिंग की, where who is who was present, but what we come out with is, we have absolutely no commitment of new investments in China. So I was coming to that. Yes. Because we were focusing on the bilateral summit between 2 heads of state, अमेरिका और चीन। ये तो फिलोली एस्टेट में, वुडसाइड में हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एपेक मीटिंग में अमेरिकन, एक सीईओ फोरम है दोनों कंट्रीज की, शी जिनपिंग को सीईओ फोरम में 3 बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला, और पहला स्टैंडिंग ओवेशन उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला था उससे पहले मिला। तो उससे आपको क्या, इससे हमारे व्यूअर्स को क्या समझ आनी चाहिए कि जो अमेरिकन कॉरपोरेट सेक्टर है उसके जो उद्देश्य हैं, उसकी जो मंशा है, वो अमेरिका के राष्ट्र की मंशा से अलग है। वो अपना बिजनेस चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि चाइना में उनको खुली छूट मिलती रहे ताकि वो वहां पे पैसा बनाते रहें। तो अमेरिका और चाइना में कुछ बातें चल रही हैं, कुछ शब्द यूज किए गए हैं। पहला शब्द था डीकपलिंग, डीकपलिंग ऑफ इकोनॉमी। उसके बाद जनवरी फरवरी में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट ने कहा कि हमें डीकपलिंग नहीं करनी चाहिए, हमें डी रिस्किंग करनी चाहिए, कि थोड़ा चाइना से अलग जाना चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमीज हैं वो ऐसे जुड़ी हुई हैं कि एकदम से आप डीकपलिंग नहीं कर सकते। चाइना को इस बात से, ये जो स्ट्रेटजीज हैं डी रिस्किंग एंड डी कपलिंग, इनसे परेशानी है। चाइना वांट्स बिजनेस एज यूजुअल। China should be continued to use as world's manufacturing factory so that they keep their ascendancy in exports. Chinese economy is export driven economy, very few domestic consumption. And as people stop buying from China, whether Europeans or Americans, under de-risking or decoupling, China's economy is slacking down. The exports are down. The GDP rate is 2 point something. Usually it used to be 8%. So there is decline because of COVID, because of de-risking, decoupling, because of other things. There's high rate of unemployment domestically in China. Amongst the youth, that rate of unemployment is more than 20%.
there's also another thing going on domestically in China, which is flatlining. The youth, university educated youth, they are adopting a life of voluntary simplicity, and they're calling it flatlining, that we don't want to rise up. तो वो लोग शहरों को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं और सिंपल जीवन व्यतीत करने के लिए, कि ये रैट रेस में हम नहीं जाना चाहते, हम 70-80 घंटे हर हफ्ते काम करना नहीं चाहते। तो जो थोड़ा बहुत ग्रामीण क्षेत्र में सब्सिस्टेंट इकोनॉमी है उसमें पार्टिसिपेट करके अपना जीवन का खर्चा यापन कर सकते हैं। तो चाइना ये चाहता है कि जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो मेंटेन रहे। अमेरिकन कॉर्पोरेट सेक्टर ये चाहता है कि उनको जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है वो मिलता रहे, लेकिन दोनों राष्ट्रों में अनबन चल रही है। और जब भी कुछ गड़बड़ होती है, चाइना क्या करता है कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर पे कुछ लिमिट्स लगा देता है। वैसे ही उनको अपने सारे ट्रेड सीक्रेट चाइना में बिजनेस करने के लिए देने पड़ते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह वगैरह, और चाइना इसको रेसिप्रोकेट नहीं करता। तो अमेरिका manufacturing sector has tried to find alternative sources, which is Malaysia, Vietnam. भारत का तो कुछ उतना नहीं हुआ क्योंकि भारत की अपनी स्थिति ऐसी है कि इतना व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता। Americans want full permission, full stream permission without any limits. तो ये उनकी थी। And China's economy is going down, so 800 million demand is a minor issue. क्योंकि despite all this slowing down, China still sits on a $3.3 trillion foreign reserves. Yes. And if you include the foreign reserve of Hong Kong, it becomes more than 4 trillion. तो कुछ चीजें तो होती हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए की जाती हैं। जो साइकोलॉजी देखनी चाहिए कि चाइना ने अमेरिका को, जिसको कहते हैं कि गाय का दूध जितना निकालना है निकाल लो, मिल्क इट एज मच एज पॉसिबल, चीन ने ऐसा हिस्टोरिकली किया है। जितने भी एडवांटेज अमेरिका से लेनी थी वो ले ली। जब WTO में उनको एक्सेशन मिल गया विदाउट एनी कंडीशनैलिटी, चाइना का रुख बदल गया और 2008 से चाइना ने अपना रुख अमेरिका के प्रति बदल दिया कि हमारे पास भी पैसा है, हम भी एक सुपर पावर है। पहले तो वो डेंग की बात थी कि यू हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, लेकिन 2008 के लगभग ये बात भुला दी गई और उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, और वो तेवर आजकल तो बहुत दिख रहे हैं। सर, तो ये आप जो तेवर की बात कर रहे हैं, तो मैं दूसरे विषय की और इसके साथ तेवर में ही जाऊंगा। मिडिल ईस्ट में हमें गजा स्ट्रिप के अंदर काफी चाइनीज फुटप्रिंट्स मिल रही है। चाइना नहीं तो चाइना के प्रॉक्सीज, फिर ये ईरान हो, पाकिस्तान हो, नॉर्थ कोरिया हो, उनके फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं। अभी वहां पर एक 4 दिनों का 96 आवर्स का एक युद्धविराम लागू हो गया है। बात ऐसी आ रही है कि 50 हॉस्टेज के सामने 150 क्रिमिनल्स पैलेस्टीन के रिलीज किए जाएंगे और 4 दिन के बाद युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। नाउ मेरा सवाल यह है कि ये तो सब पब्लिक नॉलेज में है, मगर ये जो 2 नेशन थियरी, because Indian stand has been very clear from the day one of the war. India has condemned the attack of Hamas. We are solidly standing with Israel in that. But humanitarian aid हम लोग पैलेस्टीन को भी दे रहे हैं। And we always have been saying that कि 2 नेशन थियरी में हम विश्वास करते हैं। अभी एक तरफ देखें तो 47 के अंदर 2 नेशन थियरी भारत में लागू हुई, भारत पाकिस्तान बना। मगर अब जो हम हालत देख रहे हैं पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, आर दे द राइट फ्रूट्स और विल द 2 नेशन थियरी वर्क हियर? देखिए, आपने काफी बातों को जोड़ दिया है, तो मैं एक एक करके करूंगा। यस सर। तो अगर आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं, चाइना का फुटप्रिंट बढ़ा है। वो बढ़ा इसलिए क्योंकि धीरे धीरे जैसे अमेरिका कमजोर होता जा रहा है,
खैर वो इतना कमजोर भी नहीं होगा जितना लोग सोचते हैं, और चीन को अमेरिका के ऊपर जाने में भी 50 साल और लगेंगे। लेकिन अमेरिका अपना फुटप्रिंट कम कर रहा था मिडिल ईस्ट से, तो उसमें चाइना को अवसर मिल गया। चाइना को अवसर मिल गया तो चाइना ने सऊदी अरब और ईरान के बीच में एक समझौता करा दिया। ये दोनों एक दूसरे से टक्कर खा रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन देश थे, तो इनमें समझौता करा दिया। चाइना का मिडिल ईस्ट में एक बेस है जिबूती में, वो गल्फ में। तो चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, उनके नेवल एसेट्स बढ़ रहे हैं, उनके शिप वहां पे एंटी पायरेसी के नाम पे गश्त लगाते हैं। और क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ संबंध है, ग्वादर पोर्ट उनका बन गया है, वहां पे उनका नेवल बेस है, उसको वो इकोनॉमिक बेस के, तो वो अपना बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को भी कर रहे हैं। तो चाइना का फुटप्रिंट बढ़ रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये जो मिडिल ईस्ट में, ये जो पश्चिम एशिया में चल रहा है, इजराइल और हमास के बीच में समझौता अभी कार्यान्वित नहीं हुआ है, वो शुक्रवार से कार्यान्वित होगा। जहां तक टू नेशन सॉल्यूशन, टू स्टेट सॉल्यूशन की बात है, ये टू स्टेट सॉल्यूशन 5 बार दिया गया है उस क्षेत्र के अरब नागरिकों को। 5 बार इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया है कि हमें ये नहीं पसंद। उनका नारा क्या है? फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन अगर रिवर, जॉर्डन रिवर से टू द सी, इफ यू take one state which is going to be free, that would mean obliteration of the other state. तो उस क्षेत्र के अरब नागरिक या अरब जो हवासी हैं, उन्हें ये बात स्वीकार नहीं कि टू नेशन स्टेट हो। आप हमास का चार्टर ही देखिए, तो उसमें लिखा है कि दे आर कमिटेड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इजराइल। चाहे भारत कुछ कहे या और अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ और कहें, 1948 उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि जो टेररिस्ट है वो तो टेररिस्ट रहेगा। अब ये समझौता हुआ है, उसका जो टेक्स्ट रिलीज हुआ, मैंने देखा, जो हमास ने शेयर किया है, वो अभी भी कहते हैं कि हम तो ऑक्यूपायर्स को खत्म कर देंगे, तो ये तो टेम्पररी बात है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। टू नेशन or two-state solution could have been implemented in 1948. उसके बाद क्या हुआ? जो वेस्ट बैंक का एरिया, that was occupied by whom? Not by Israel. It was occupied by Jordan. Gaza Strip was occupied. It was occupied by whom? By Egypt. 1967 में, 1967 में 13 Arab countries attacked Israel from all the fronts. And after, I think, 7 days of war. 7 days of war, Israel emerged victorious. उसके बाद इजराइल का ऑक्यूपेशन शुरू हुआ। 2005 में इजराइल ने ये डिसीजन लिया कि वो गाजा को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। उन्होंने अपने सारे मिलिट्री बेसेस, कैंप सब डिसमेंटल किए, हटा लिए वहां से। और क्या किया? जो इजराइल के सेटलमेंट्स थे गाजा स्ट्रिप में, वो सारे तोड़ दिए गए। जितने भी इजरायली नागरिक थे, उनको गाजा स्ट्रिप को छोड़कर इजराइल प्रॉपर में जाना पड़ा। बलपूर्वक इजराइल की आर्मी ने, आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने, जिसको इजराइल की पॉलिटिक्स में कहते हैं अल्ट्रा राइट विंग सेटलर्स, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ तोड़ कर उनको अरेस्ट करके, गिरफ्तार करके इजराइल में लाया गया। जितने भी मृत इजरायली थे, उनके कब्रिस्तान थे, उनको खोदकर, उनकी कब्रें खोदकर उनकी डेड बॉडीज को इजराइल के मीनलैंड में लाया गया। yes. उनकी आशा ये थी कि गाजा स्ट्रिप से अगर हम अपने फोर्सेस हटा देंगे और इनको स्वायत्तता दे देंगे, तो ये अपना आर्थिक विकास करेंगे और ये एक नया सिंगापुर बन जाएंगे।
उन 2006-7 के इलेक्शंस में क्या हुआ, हमास ने पीएलओ या फतेह फैक्शन को हरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमास हमास ही है। फिर हमास हमास ही है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने विकास तो नहीं किया, उन्होंने सुरंगें खोदी, टनल्स बनाई, वॉरफेयर टनल्स बनाई, अपना एक मिलिट्री विंग बनाया, अपने रॉकेट्स रॉकेट्स प्रोडक्शन फैक्ट्रीज बनाए, पैराग्लाइडर्स खरीदे। ये सब क्या हो रहा है? तो उनका उद्देश्य ये नहीं था कि वो वहां पे आर्थिक विकास करें। और हमास के जितने भी नेता हैं, इनके अपने अपने बंगले हैं, कोई पता नहीं। कतार में है, कोई कहाँ पर है, मेडिटेरेनियन में है। भ्रष्टाचार इन्होंने इतना किया, करोड़ों की एड मनी जो आ रही थी वो सारी उन्होंने भ्रष्टाचार में खत्म कर दी। तो आम गाजा के नागरिक को तो कुछ नहीं मिल रहा। तो उनका उद्देश्य ही नहीं है। उनका सिर्फ उद्देश्य ये है कि ये जो जूइश नेशन है, इसको किस तरह से खत्म किया जाए। समाप्त कर दिया जाए। हम्म। अब आपकी स्थिति ऐसी है कि एक तरफ एक राष्ट्र कह रहा है कि हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, और उनको 2000 में कैंप डेविड टॉक्स में बिल क्लिंटन के अंडर में हुई थी, यासर अराफत और उस समय का जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर था, दिया गया था दूसरा स्टेट, उसमें गाजा स्ट्रिप पूरी तरह से और 94% ऑफ वेस्ट बैंक दिया गया था। अब आप ले लेते, अब आपने क्यों नहीं लिया? आप शर्तें ऐसी रख देते हैं कि राइट ऑफ रिटर्न, पूरा जेरूसलम हमें चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो आप अपना जो जो युद्ध है, एक शीत युद्ध है और एक हॉट वॉर है, जो एसिमेट्रिकल वॉर है यूजिंग टेररिज्म, वो चलाते जा रहे हैं। आपको इतने अवसर मिले, 5 अवसर मिले टू स्टेट सॉल्यूशन इंप्लीमेंट करने के लिए, आपने हमेशा रिफ्यूज किया। और अगर आपका उद्देश्य ये है कि इसराइल को खत्म कर देंगे, तो कोई नेशन ऐसा नहीं है, कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो अपने अस्तित्व को समाप्त होने में अपने दुश्मन की सहायता करेगा। वो तो सीधी सी बात है। वो सीधी सी बात है। हम भी यही बात देखते हैं कि 1947 से पाकिस्तान ने भारत के अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश करी है, जब वो ये कहते थे कि मुजाहिदों के घोड़े लाल किले की दीवारों पर सवारी करेंगे। ये उनका उद्देश्य था। जब नारे लगते थे, हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान, तो स्थिति तो वही है। अब कूटनीति के लिए आप कुछ भी कह दें कि हाँ, हमें टू स्टेट सॉल्यूशन हम सपोर्ट करते हैं, क्या टू स्टेट सॉल्यूशन हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे ऐसी अवस्था में? ये सोचने की बात है। तो अभी सर सवाल मेरा ये आता है, आपने जो बताया, भारत के संदर्भ से बात करें, एक बिल्कुल। बाजू है हमारे पास एक पिक्यूलियर केस है हमास इसराइल का, हम्म। जहां पर एक दूसरे को नेस्तनाबूद करने पे है, दूसरा को एग्जिस्टेंस के लिए तैयार है। भारत पाकिस्तान में हम देखें तो डू यू थिंक इज दिस पीओके एंड गिलगित बाल्टिस्तान फ्रूट रियली राइट दैट इंडिया कैन टेक बैक, एंड डज इंडिया वांट टू टेक बैक? क्या भारत को वो वापस लेना चाहिए? आर वी रेडी फॉर दैट? क्या हमें करना चाहिए ऐसा कुछ कि ऐसे देखिए 4-5 लाख 4-5 करोड़ रेडिकल्स को अपने देश में लाके सबके लिए तकलीफ बढ़ाए? देखिए ये बहुत ही गंभीर विषय है, और इसके जो जितने भी आयाम है, ये बहुआयामी प्रश्न है। जो भी हम काम करते हैं उसके कुछ परिणाम भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं। लोग कहेंगे कि 1971 में हमने बांग्लादेश का निर्माण किया, उससे हमें फायदा हुआ या नहीं हुआ? कुछ फायदा हुआ, कुछ नुकसान भी हुआ। नुकसान भी। इतने सारे बांग्लादेशी हमारे राष्ट्र में एज इलीगल इमिग्रेंट्स भर गए करोड़ों से, और वो समस्या अभी भी सुलझा नहीं पा रहे हैं। चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या शरणार्थी हो, हाँ, वो आ रहे रोहिंग्या। हैं, वो गलत काम कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि हमने 1971 को किसी दूसरी तरह से हैंडल किया होता, कर सकते थे। हमने 93,000
प्रिजनर्स ऑफ वॉर एक कलम के हस्ताक्षर से वापस कर दिए, लेकिन हमने वापस अपने POWs को नहीं किया। मेरी जानकारी ये है कि 50 से ज्यादा भारतीय सेना के ऑफिसर्स वगैरह पाकिस्तान के कस्टडी में थे। वो वहां पे सालों रहे, मर गए, जेलों में सड़ गए, लेकिन भारत कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो हमारी राजनैतिक नेतृत्व की अपरिपक्वता है कूटनीतिक स्तर पर कि हाँ, हम वो ये तो नहीं उस वक्त था ना सर, मगर अभी के वक्त में, क्योंकि हमारे पास अभी वक्त नहीं बचा है, तकरीबन 5 मिनट, 5, 4.5 5 मिनट है, तो उसमें तो ये पॉइंटेड सवाल। गिलगिट और बाल्टिस्तान को लेना हमारा उद्देश्य है और रहा रहना चाहिए। हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी संसद में ऐसे रेजोल्यूशंस पास हुए हैं। ये देखा जाएगा कि लेने के बाद क्या करना। हाँ, वही सवाल है सर, मेरा मूलभूत सवाल ये है। लोग तो इतना डर रहे थे कि आसमान गिर जाएगा कि अगर हम धारा 370 को एब्रोगेट कर देंगे या 35A को निकाल देंगे तो खून की नदियां बह जाएंगी। मैंने तो कोई खून की नदियां देखी नहीं, और मैंने तो ये देखा नहीं कि आसमान गिर गया या भारत पे कोई अंतरराष्ट्रीय असर पड़ा। ये तो सरकार का उत्तरदायित्व है कि आप कैसे मैनेज करें, लेकिन वो हमारा हिस्सा है, हमारे राष्ट्र का अटूट हिस्सा है, अभिन्न अंग है। उसको लेना तो बहुत आवश्यक है। जितना देर आप नहीं लेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ती जाएंगी। अब जो कोराकरम हाईवे है वो कहाँ से जाता है? जीबी से। वहीं से जाता है। चीन को पाकिस्तान में ये जो फुटहोल्ड मिला है किस वजह से मिला है? काराकोरम हाईवे से। उसकी वजह से। अगर हमने पहले ले लिया होता 1948 में ही, तो कोराकरम हाईवे नहीं होता। क्या जरूरत थी सीज फायर डिक्लेयर करने की जब हमारी जो सेनाएं देखा थी है। वो आगे बढ़ रही थी? क्या जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी इस विषय को अंतरराष्ट्र UNO में ले जाने की, संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाने की? तो हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहते हैं और हम ऐसे कहते हैं कि प्रलय हो जाएगी, कुछ कर दिया हमने तो। अरे ये पिछली हमारे सरकारों की करनी धरनी थी ना सर, पिछले सरकारों की करनी धरनी थी, लोगों को समझने की ये बहुत जरूरत है कि आदित्य जी देखिए, बहुत सीधी सरल भाषा में बता रहे हैं कि हमने जो भूतकाल में जो गलतियां की है, वो गलतियों को अभी पहले तो रेक्टिफाई करना पड़ेगा और फिर सही चीज करनी पड़ेगी। उनका कहने का मतलब ये था सर। तो मैं सिर्फ एक वाक्य कहूंगा, शब्द नहीं। वीर अभोग्या वसुंधरा। अगर आपके राष्ट्र का वह हिस्सा है तो आपको वीर बनना चाहिए और ले लेना चाहिए। आप कैसे लेंगे वो तो मैं इस समय इस मंच पे नहीं बता सकता। ये तो वो कुछ अलग चीजें विषय हैं। है, एक पूरा एपिसोड लगेगा उसमें कैसे लेना चाहिए, वो भी बात करेंगे हम एक दिन। हाँ, लेकिन मुझे तो इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं महसूस होती कि कुछ हमारे राष्ट्र का कोई हिस्सा है। ऐसी बात तो चीन के साथ भी है। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, एक्चुअली LOC पे, चाहे वो ईस्टर्न सेक्टर है वेस्टर्न सेक्टर है, 1950 से आगे से लेकर ही काफी हमारी जमीन पे कब्जा किया हुआ है। हमारी संसद में ऐसा रेजोल्यूशन पास हुआ है। उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और कटिबद्ध भी हैं। तो कभी ना कभी तो हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर बातचीत से नहीं मामला सुलझता तो हमें वो लेना पड़ेगा। तो सर ये अभी कब ये लेंगे बताइए लास्ट में, 1 मिनट उसका बता। निर्णय सरकार। सर लास्ट में ये एक बताइए, कब हाँ तक ले जी, लेना चाहिए गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान हाँ की? जी। हाउ लॉन्ग? देखिए, जितना आप देरी करेंगे उतना कठिन होता जाएगा काम। ये मैं गिलगित और बाल्टिस्तान की बात कर रहा हूँ। वहां पे प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी आर्मी को ऑक्यूपाइंग फोर्स कहा जा रहा है। तो शुभ से शीघ्रम,
शुभ कार्य में देरी क्या? ये हमारे राष्ट्र का हिस्सा है, हम उसे क्लेम करते हैं। हमारे जो भारत का जो मैप है, हम उसमें वो दर्शाते हैं, वो भारत का हिस्सा है, तो हमें क्यों नहीं लेना चाहिए और क्यों देरी करनी चाहिए? शुभस्य शीघ्रम, डॉक्टर आदित्यन जी कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस। ये पहला एपिसोड था उनके साथ बात करने का। अभी एक दिन फिर से मैं उनसे बात करने वाला हूं। ये जो कह रहे हैं ना शुभस्य शीघ्रम, वो कैसे एक बार हो सकता है? क्या 2024 के चुनाव के पहले हो सकता है या उसके बाद हो सकता है? कैसे हो सकता है? उसकी डिटेल में हम बात करेंगे एपिसोड के अंदर। मगर मित्रों, मुझे आपको ये दर्शाना था आज कि जियोपॉलिटिक्स में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, बहुत ग्रे एरियाज होते हैं। बहुत सी चीजें जो बाहर निकल के आती है वो हकीकत नहीं होती। कभी कभी काफी चीजें अर्ध सत्य होती है। तो सत्य को समझने के लिए पहले अर्ध सत्य को जानना पड़ेगा और वहां पर फिर वो डॉट्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। तभी जाके आप स्ट्रैटेजी को, अफेयर्स को, इंटरनेशनल अफेयर्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। मित्रों, जाने से पहले इनको मैं डॉक्टर साहब को 1 मिनट दूंगा। सर, व्हाट इज योर मैसेज टुडे? आफ्टर दैट वी विल हैव टू क्लोज बिकॉज वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। पहले तो धन्यवाद अपने मंच पे बुलाने के लिए। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अब भारत का समय आ गया है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अपना स्थान प्राप्त करने के लिए, और ये संपूर्ण विश्व को दर्शाया जा रहा है कि भारत इस समय असेंडेंसी की फेज में है और हमें इसमें गर्व महसूस करना चाहिए, कायर नहीं बनना चाहिए। Don't waste the time, don't be a coward, be brave. Your time has come, you have to act now. ये इनका संदेश है। मित्रों, एज यूजुअल मैं फिर से आपसे अपील करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को आप देखते तो बहुत है, देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इट हेल्प्स अस। जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप लोग देखेंगे, उतनी हमारी मदद हो जाएगी और शायद कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन, कुछ अच्छी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। मित्रों, डॉक्टर आदित्य जी से हम यहीं पर इन्विटेशन देते हैं, उनका धन्यवाद भी अदा करते हैं कि फिर से एक बारी हम उनके साथ में बात करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वंस अगेन, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अस। डॉक्टर आदित्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद कि आपने मुझे निमंत्रित किया, और अगर दोबारा निमंत्रण देंगे मैं उस अवसर का लाभ उठाना जरूर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।